गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम आपका टैक्स में टीडीएस चैप्टर बेटा पढ़ रहे थे। बच्चे उसमें ना कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो मैं आपसे अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। ये अमेंडमेंट्स हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2020 और एक आधा सेक्शन हमारा प्रीवियस लेक्चर में बेटा कवर नहीं हुआ है, तो वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। सेक्शन 194 जे था बेटा, अमेंडमेंट एक है उसमें। ये सेक्शन था फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज। बेटा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ चेंज कहाँ पर है। बेटा इस सेक्शन में ना, इस सेक्शन में टीडीएस का रेट जो पुराना वाला था वो था 10% का। मतलब बेटा आप टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट करो, आप प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट करो, आप रॉयल्टी की पेमेंट करो, सब पे बेटा बराबर टीडीएस कटता था 10% का। हाउएवर एक एक्सेप्शन था बेटा, अगर पेई, पेई मतलब जिसको पेमेंट करी जा रही है, अगर पेई कॉल सेंटर के बिजनेस में है तो उसकी पेमेंट पे बेटा 10% की जगह 2% का रेट कटता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो कौन से बिजनेस में है, कॉल सेंटर के बिजनेस में है बेटा, उसका 10% की जगह 2% पे कटता था, है ना। ये था आपका ओल्ड रेट। अब मैं बात करूं कि चेंज कहां पर आया है, तो मेरे साथ जरा बेटा एक चार्ट बनाओगे सेक्शन 194 जे में। बेटा इस सेक्शन में हम मेनली 3 तरह की पेमेंट्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एक हम बात करते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, और एक हम बात करते हैं रॉयल्टी की। बेटा अब इस सेक्शन ने क्या कराया, अमेंडमेंट ने क्या कराया बेटा, रॉयल्टी को भी ना बच्चे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। 2 तरह की रॉयल्टी कर दी है। एक है रॉयल्टी पेड फॉर सेल कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन, ये एक नई चीज ऐड हुई है बेटा, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स, और यहां पर लिख लेते हैं अदर रॉयल्टी, अदर रॉयल्टी। अब बेटा चेंज क्या है बेटा, पिछली बार 194 अमेंडमेंट से पहले 194 जे में मेनली एक ही रेट था, वो था 10% का। हाउएवर कॉल सेंटर को अगर पेमेंट होती है तो 2% था, लेकिन मेनली 10% था। अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे 10% था बेटा पहले, अब लगा दिया है 2%, अब लगा दिया है 2%। ठीक है, अर्लियर इट वॉज 10%। तो यहां पर आपका चेंज आ गया। ठीक है, अच्छा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज में बेटा कोई चेंज नहीं है, पहले भी 10% था, अब भी 10% है, इसमें चेंज नहीं करा गया है। बेटा रॉयल्टी पे पहले 10% था, पहले तो सब पे ही 10% था। अब क्या है, ये जो नई कैटेगरी डाली गई है ना, दिस इज अ न्यू कैटेगरी बेटा, न्यू कैटेगरी
inserted by फाइनेंस एक्ट 2020। ये एक न्यू कैटेगरी है बेटा, इस पे उन्होंने रेट रखा है 2% का। और जो बाकी रॉयल्टीज हैं अदर देन दिस, उसमें बेटा कोई चेंज नहीं है, पहले वाला रेट ही चलेगा 10% का, सेम। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? और बेटा लिमिट वही है जो पहले थी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है बेटा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में लिमिट कितनी थी? 30,000। 30,000 से ऊपर अगर पेमेंट होती है तो टीडीएस आता है बेटा, वो वही है। अच्छा, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज में भी बेटा केस सेम है, लिमिट वही है, लिमिट में कोई चेंज नहीं है, लिमिट ₹30,000। और रॉयल्टी में भी बेटा लिमिट है ₹30,000, सेम है। तो बेटा मेजर अगर देखा जाए तो चेंज कहां पर है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो पहले रेट 10% का था अब 2% है। और रॉयल्टी में बेटा चेंज है, रॉयल्टी अब दो तरह की हो गई है, एक है रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, और अदर रॉयल्टी। अदर रॉयल्टी पे पहले वाला ही रेट लगेगा 10% का, लेकिन जो ये फिल्म्स वाली रॉयल्टी है इस पे 2% होगा 10% की जगह। लो बेटा कॉपी कर लो, ये आपका पहला अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2020 में, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना बेटा सेक्शन 194J में। ये मैं जान के बेटा अलग से करवा रहा हूं आपको, ताकि पुराना क्या था वो भी क्लियर हो जाए आपको और नया क्या है वो भी क्लियर हो जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 194N। बेटा ये जो सेक्शन है ना, ये मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं करा था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये पहले भी था। और पता है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2019 में, 2020 में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है बेटा, ये फाइनेंस एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो मैं आपको पहले बताऊंगा ओल्ड क्या था और फिर बात करेंगे चेंज क्या आया है। चल आओ बेटा, ये नया सेक्शन है बेटा जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, सेक्शन 194N। ये है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। बेटा सुनना, मैं पहले बात कर रहा हूं ओल्ड प्रोविजन क्या था, फिर उसमें एडिशन क्या हुआ है वो बात करेंगे बेटा। ओल्ड प्रोविजन क्या था, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कोई बैंक है, कोई बैंक है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी बेटा? विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका मेन काम बैंकिंग का है। तो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और बेटा ये है एक असेसी, ये है एक असेसी। बेटा ये सेक्शन क्या कहता है कि असेसी का ना, असेसी का किसी बैंक में खाता है,
किसी बैंक में खाता है, एक या एक से ज्यादा खाते हैं, या असेसी का पोस्ट ऑफिस में खाता है, या असेसी का कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाता है जो बैंकिंग के बिजनेस में है। और बेटा असेसी ने क्या करा, असेसी ने अपने खाते में से कैश विड्रॉ करा। असेसी ने अपने खाते से, अब चाहे वो खाता बैंक में हो, चाहे वो खाता पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे वो खाता कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, खाते में से पैसा विड्रॉ करा। बेटा ये सेक्शन कहता था कि अगर असेसी ने अपने खाते से पैसा विड्रॉ कराना एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन अ प्रीवियस ईयर, मतलब किसी साल आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो बेटा टीडीएस कटेगा। तो बच्चे टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 2% का, 2% का टीडीएस कटेगा। किस पे? ऑन कैश विड्रॉन एक्सीडिंग ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर जितना विड्रॉ करा है ना, उस पे 2% का टीडीएस। पूरे पे नहीं बेटा, 1 करोड़ से ऊपर जितना विड्रॉ करा है उस पे 2% का क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं बेटा, तो ए था, ठीक है, उसका खाता एसबीआई में है, उसका खाता एसबीआई में। तो ए ने अपने खाते से कैश विड्रॉ करा ड्यूरिंग, अभी मैं ओल्ड प्रोविजन बात कर रहा हूं, 1920 में, 19-20 में बेटा, अभी न्यू प्रोविजन पे नहीं आ रहा हूं मैं। 19-20 में कितने का कैश विड्रॉ करा बेटा? 1 करोड़ 5 लाख का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बैंक को इस विड्रॉल पे क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस 2% का ऑन। क्या पूरे 1 करोड़ 5 लाख पे टीडीएस काटेगा बैंक? नहीं बेटा, 1 करोड़ रुपए से ऊपर जितना विड्रॉ करा, तो 5 लाख रुपए ऊपर विड्रॉ करा ना, तो 5 लाख रुपए पे 2% कटेगा, 10,000 रुपए का बेटा टीडीएस कटेगा। बैंक आपका 10,000 रुपए का क्या काट लेगा बेटा? टीडीएस काट लेगा। और बेटा ये क्यों सेक्शन 194N लाया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 में? ताकि बेटा लोग ज्यादा कैश में डील ना करें, बल्कि डिजिटल मींस के थ्रू डील करें। नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक, ड्राफ्ट, इनके थ्रू डील करें रैदर देन कि कैश में डील करें। तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन था कैश की ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाने का, इसलिए बेटा ये प्रोविजन डाला गया। तो ये जो प्रोविजन डाला गया था टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स, ताकि कैश पे बेटा रोक लगाई जा सके, टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स। समझ आया बच्चे? कॉपी करो ये, फिर हम आगे बात करते हैं। ये तो बेटा ओल्ड प्रोविजन था। अब मैं बात करता हूं अमेंडमेंट यहां पर क्या है। करें, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, अब इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहां पर ना अमेंडमेंट क्या है आई है, ऊपर जो हमने प्रोविजन डिस्कस करा ना बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आया है बेटा, वो सेम रखा गया है।
बस एक न्यू एडिशन किया गया है इस सेक्शन में बाय फाइनेंस एक्ट 2020। तो फाइनेंस एक्ट में एक न्यू एडिशन किया गया है, न्यू एडिशन बाय फाइनेंस एक्ट 2020। चेंज नहीं आया है बेटा, एडिशन किया गया है, कोई चेंज नहीं आया है, एक एडिशन किया गया है बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 से। और ये जो बेटा एप्लीकेबल है ना, दिस इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 20। बेटा 1 अप्रैल 20 से एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये 1 जुलाई 20 से एप्लीकेबल होगा, जो नया एडिशन मैं भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, मैं फिर आपको एक समअप भी दूंगा लास्ट में। पहले मेरी बात सुनो, एडिशन क्या किया बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 ने। बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 ने ना एक न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स इंट्रोड्यूस करे, एक न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स इंट्रोड्यूस करे बेटा, जिन्हें नाम दिया गया नॉन फाइलर्स, जिन्हें नाम दिया गया नॉन फाइलर्स। एक न्यू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स इंट्रोड्यूस करे गए जिन्हें नाम दिया गया नॉन फाइलर्स। ठीक है बेटा, नॉन फाइलर्स कौन होते हैं? नॉन फाइलर्स ध्यान से सुनना बेटा, नॉन फाइलर्स होते हैं हु हैव नॉट submitted their return of income for any of three preceding financial years, who have not submitted their return of income for any of 3 preceding financial years before due date specified under section 139 subsection 1। बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कौन होते हैं ये नॉन फाइलर्स। कौन होते हैं नॉन फाइलर्स, पहले कॉपी कर लो, फिर समझाता हूं आपको। करा कॉपी? चलो अब मेरी बात ना जरा ध्यान से समझनी है बेटा। एग्जाम्पल लिखो, हम बात कर रहे हैं बेटा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2020-21 की, इस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कहा नॉन फाइलर्स कौन होते हैं? हु हैव नॉट submitted their return of income for any of 3 preceding financial years। बेटा 2021 से बताओ preceding 3 financial years बेटा कौन कौन से हुए? preceding 3 financial years 2021 से 1920, 18-19 और 17-18, है ना? ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो गए, 1920, 18-19, 17-18, ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो गए। बेटा मुझे एक बात बताना, इनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग
रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या थी बेटा? ये बेटा अभी चैप्टर हमने ना पढ़ा नहीं है, पढ़ना है ये, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं ये। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो 1920 फाइनेंशियल ईयर है उसकी रिटर्न कब जाएगी? 2021 में, मतलब इस साल जाएगी। तो इसकी रिटर्न जाएगी इस साल 2021 में, और दो ड्यू डेट्स होती हैं बेटा, 31 जुलाई और 30 सितंबर। खैर यहां पर भी एक चेंज है, अमेंडमेंट है जो मैं आपको रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। 30 सितंबर की डेट को बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। खैर मेरे को एक बात बताओ, 19-20 की रिटर्न बेटा कब तक जाएगी? 20-21 में, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिटर्न जाएगी 20-21 में, मैं डेट नहीं लिख रहा हूं। 18-19 की कब जाएगी बेटा? 19-20 में। और 17-18 की कब जाएगी? 18-19 में। पॉइंट क्लियर? तो उन्होंने कहा है नॉन फाइलर्स वो हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में से किसी भी साल की रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट से पहले फर्निश नहीं करा है। मतलब अगर किसी असेसी ने पिछले 3 साल की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है, डिफॉल्ट कमिट करा है इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बेटा। और इसमें मैंने बताया दो ड्यू डेट स्पेसिफाइड हैं, 31 जुलाई एंड वैसे 30 सितंबर थी, लेकिन यहां पर एक अमेंडमेंट आया था। खैर मैं डेट पे नहीं जा रहा हूं बेटा। तो नॉन फाइलर वो हैं जिसने पिछले 3 में से किसी भी एक साल की रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट से पहले फर्निश नहीं करा है, जिसने रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग में डिफॉल्ट कमिट करा है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, चलो सुनना बेटा ध्यान से। बेटा एक बार बताओ आपको, पहले मैं 17-18 से चलता हूं। 17-18 से बेटा 17-18 की रिटर्न आपको 18-19 तक जमा करानी थी, ठीक है, बट आपने जमा नहीं करवाई। आपने जमा नहीं करवाई। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अच्छा 18-19 की रिटर्न आपको 19-20 में जमा करवानी थी ड्यू डेट तक, आपने जमा नहीं करवाई। ठीक है, अब ये देखना बेटा 19-20 की रिटर्न आपको 20-21 में जमा करवानी थी ड्यू डेट तक। मतलब सपोज ड्यू डेट 31 जुलाई है तो 31 जुलाई 2020 तक आपको रिटर्न जमा करवानी थी 19-20 की। अब अगर आप ये बोलोगे ना जमा नहीं करवाई, तो बेटा ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम बात 20-21 की कर रहे हैं और ये रिटर्न जमा भी कब होनी है? 20-21 में। तो बेटा अभी तो इसकी ड्यू डेट आई ही नहीं। आप देखो, सुनो मेरी बात समझना बेटा, 20-21 शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 20 को शुरू हो गया था 20-21, तो 1 अप्रैल 20 को देखना है। 1 अप्रैल 20 को देखना है बेटा। इस डेट पे ध्यान देना बेटा, इस डेट पे ड्यू देना। तो बेटा एक बात याद रखना, 19-20 की रिटर्न आपको 20-21 में जमा करनी थी ड्यू डेट से पहले, यानी 31 जुलाई 2020 से पहले जमा करनी थी बेटा। और आज कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 20 है। तो बेटा अभी तो ड्यू डेट आनी बाकी है, अभी ड्यू डेट निकल थोड़ी ना गई, अभी तो आनी बाकी है। क्लियर हुआ बेटा? तो अभी 19-20 का आप अभी जज नहीं कर पाओगे कि वो ड्यू डेट तक फाइल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आज डेट है 1 अप्रैल 20 और 31 जुलाई 20 ड्यू डेट तो अभी आनी बाकी है। तो
तो आप 19-20 को अभी जज नहीं कर पाओगे। सुनना बेटा, उसने कहा था प्रीसीडिंग 3 साल लेने हैं, तो प्रीसीडिंग 3 साल हो गए 19-20, 18-19 और 17-18 बेटा। बेटा 19-20 की रिटर्न 20-21 में जानी है, अभी ड्यू डेट आई नहीं है, तो हम 19-20 का कैसे जज करेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे बेटा कि वो 19-20 की ड्यू डेट तक फाइल करेगा नहीं करेगा? क्योंकि बेटा आज डेट है 1 अप्रैल और रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो वो डेट तो बेटा अभी 3-4 महीने दूर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फाइल करेगा या नहीं करेगा? बात समझ आई? तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है। उन्होंने कहा है, सुनो, उन्होंने कहा है ये 3 साल, ध्यान से सुनना बेटा, अभी समझ आएगा आपको, ये 3 साल कौन से लेने हैं? हुज ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा। उन्होंने कहा है वो 3 साल लेने हैं जिनकी ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग की निकल चुकी है। बेटा 19-20 की ड्यू डेट 31 जुलाई 20 है, ये कहां निकली अभी? तो आपको 19-20 लेना ही नहीं है, 19-20 बेटा लेना ही नहीं है आपको। इसकी तो ड्यू डेट अभी आनी बाकी है और हमें वो 3 साल लेने हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है। तो बेटा 18-19 की निकल चुकी है, 17-18 की निकल चुकी है और 16-17 जिसकी ड्यू डेट 17-18 में निकल चुकी है बेटा। बात समझ आई बेटा? तो 19-20 नहीं लेना है क्योंकि इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अभी निकली नहीं है, वो तो अभी आनी बाकी है। तो आपको लेना है 18-19, 17-18 और 16-17। और सपोज इसकी भी रिटर्न हमने ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, पक्का? तो बेटा वैसे तो उन्होंने कहा था अगर आपने तीनों में से एक भी साल में रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक फाइल नहीं कराना तो आप नॉन फाइलर बन जाओगे। मैंने तो बेटा तीनों ही साल में ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा, तीनों ही साल में ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा, तो मैं कौन कहलाऊंगा? नॉन फाइलर। डिफॉल्टर हूं बेटा मैं नॉन फाइलर कहलाऊंगा। मैं नॉन फाइलर की कैटेगरी में चला गया बेटा। अगर मैंने पिछले 3 में से एक भी साल में अपनी ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को जमा नहीं करवाया तो मैं नॉन फाइलर हूं। कौन से 3 साल लेने हैं? वो 3 साल जिसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम निकल चुकी है बेटा। 19-20 की ड्यू डेट अभी निकली नहीं है, आनी बाकी है, तो 19-20 नहीं लेना है, 18-19, 17-18, 16-17। तो मैं बन गया बेटा नॉन फाइलर। याद रखना ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब से है? 1 जुलाई 2020 से। अब क्या कहता है ध्यान से सुनना, कॉपी कर लो बेटे। सुनो बेटा, अब ये सेक्शन नॉन फाइलर के लिए बेटा क्या लाया गया है प्रोविजन? उन्होंने कहा नॉन फाइलर के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा नॉन फाइलर के लिए कि इफ कैश विड्रॉन, if cash withdrawn exceeds ₹20 लाख, बेटा नॉन फाइलर के लिए टीडीएस डिडक्ट करने की जो लिमिट है वो 1 करोड़ नहीं है, 20 लाख है बेटा। अगर नॉन फाइलर ने इस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉ किया ना, बट अप टू 1 करोड़, बट अप टू ₹1 करोड़,
तो बेटा इस पे टीडीएस कटेगा 2% का ऑन कैश विड्रॉन in excess of ₹20 lakh and up to 1 करोड़। तो 20 लाख से ऊपर जितना विड्रॉ करा अप टू 1 करोड़ 2% का टीडीएस कटेगा बेटा। तो अगर किसी पर्सन ने 75 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं बेटा और वो नॉन फाइलर है, तो 55 लाख रुपए जो एक्सेस विड्रॉ करे हैं ना, उस पे 2% कट जाएगा टीडीएस। अभी सुनना, और बेटा इसमें क्या डाला गया है, इफ कैश विड्रॉन एक्सीड्स 1 करोड़, और बेटा 1 करोड़ से ज्यादा अगर विड्रॉ करा तो बेटा टीडीएस 2% नहीं है, तब टीडीएस 5% कटेगा ऑन कैश विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। तो बेटा अगर किसी पर्सन ने ना, मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेटा, अगर किसी पर्सन ने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 5 लाख रुपए विड्रॉ करे और वो नॉन फाइलर है, सपोज कोई नॉन फाइलर है। अब कौन होता है नॉन फाइलर बेटा, मैं बता चुका हूं आपको। अगर कोई नॉन फाइलर है और उसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में विड्रॉ करे 1 करोड़ 5 लाख कैश विड्रॉन ₹1 करोड़ 5 लाख, तो बेटा स्लैब के बेसिस पे टीडीएस कटेगा। स्लैब बेसिस पे कैसे बेटा, 20 लाख से ऊपर एक्सीडिंग 20 लाख एंड अप टू एंड लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, कितना हो गया बेटा 80 लाख। इस पे तो कटेगा 2%, और एक्सीडिंग 1 करोड़ 5 लाख पे, एक्सीडिंग 1 करोड़ 5 लाख बेटा कितना हुआ 5 लाख, उस पे कटेगा 5%, तो स्लैब बेसिस पे कटेगा। 20 लाख से 1 करोड़ पे 2% और मोर देन 1 करोड़ पे 5%, तो 80 लाख पे 2% हो गया आपका 1,60,000, तो ये कटेगा, और 5 लाख पे 5% 25,000 ये कटेगा। मतलब टोटल टीडीएस जो नॉन फाइलर का कटेगा वो कटेगा 1,85,000 रुपए। नॉन फाइलर का बेटा। और फाइलर जो है जिसने डिफॉल्ट कमिट नहीं करा है रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग में, तो उसका बेटा 1 करोड़ से ऊपर कटेगा 2%। तो फाइलर के केस में कोई चेंज नहीं आया है, नॉन फाइलर के केस में चेंज आया है। बेटा बात समझ आइए, फाइलर पे बेटा, फाइलर का टीडीएस 2% है ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। नॉन फाइलर के केस में बेटा चेंज आया है, अगर उसने 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करा बट अप टू 1 करोड़ 2% का कटेगा, मोर देन 1 करोड़ 5% कटेगा बेटा। ठीक है, ये आपका बेटा सेक्शन 194N है। नॉन फाइलर का जो केस है ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। ठीक है बेटा, एक रीडिंग इसकी मार लेना बेटा। बाकी बच्चे सेक्शन 194N कहता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब सेक्शन 194N कब अप्लाई नहीं करेगा? एनी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। बेटा अगर बैंक ने, पोस्ट ऑफिस ने या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गवर्नमेंट को पेमेंट करी ना, तो बेटा टीडीएस नहीं है। अगर एक बैंक ने
दूसरे बैंक को पेमेंट करी या किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट करी विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या किसी पोस्ट ऑफिस को पेमेंट करी तो उस पर भी टीडीएस नहीं है। या आपने बैंक ने किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पेमेंट करी, बेटा अभी नहीं बता रहा हूं, ये जीएसटी जब कराऊंगा ना तब बताऊंगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होता है। फिलहाल अगर बैंकिंग कंपनी ने अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पेमेंट करी या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पेमेंट करी, टीडीएस नहीं करता है बेटा। एनी वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर of a banking company or a cooperative society engaged in the business of banking। बेटा वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर कौन से होते हैं बेटा? these are ATMs operated and managed by non-banking institutions, बाय नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। काफी सारे हैं बेटा, खैर इसमें भी ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इन केसेस में बेटा टीडीएस नहीं करता है अगर पेमेंट गवर्नमेंट को करी गई है, अगर पेमेंट किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी को करी गई है, किसी पोस्ट ऑफिस को करी गई है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को करी गई है, अगर पेमेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को करी गई है या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को करी गई है। तो ये बेटा आपका सेक्शन 194N है, ठीक है। अच्छा 194O, ये बेटा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। मैं आपको समझाता हूं बेटा ये कहता क्या है। इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020, ये बेटा इफेक्टिव होगा ये 1 अक्टूबर 20 से। ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल नहीं है, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। सर्टेन पेमेंट्स टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर्टेन पेमेंट्स बाय होगा ये बेटा, सर्टेन पेमेंट्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। मैं आपको समझाता हूं बेटा एग्जांपल से, बहुत सिंपल है सेक्शन। सेक्शन 194O, पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। हेडिंग लिखो बेटा, न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 20। अब क्या होता है मैं आपको थोड़ा बेटा एग्जांपल से समझाता हूं ये केस। ये देखो बेटा, बेटा आपने देखा है फ्लिपकार्ट है, ठीक है, Amazon है, ठीक है, इसके अलावा स्विगी है, जोमैटो है, ओला है, उबर है, ओला है, उबर है। अच्छा इसके अलावा ओयो है, मेक माई ट्रिप है ना, काफी सारे हैं बेटा। बेटा इन्हें हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, इन्हें हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है,
किस चीज की फैसिलिटी, किस चीज का प्लेटफॉर्म? फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, गुड्स को बेचने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर सर्विसेज देने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे बेटा एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट 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 क्या कर रहा है बेटा? फ्लिपकार्ट के थ्रू आप अपने गुड्स ऑल ओवर इंडिया किसी को भी बेच सकते हो बेटा। Amazon के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया किसी को भी गुड्स बेच सकते हो। तो ये बेटा क्या फ्लिपकार्ट और Amazon क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू गुड्स की बेटा क्या करी जा सकती है? सेल करी जा सकती है। अब बेटा अगर मैं पूछूं स्विगी, जोमैटो, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। स्विगी और जोमैटो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, खाने की बेटा डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पक्का? तो बेटा बेसिकली क्या है, सुनो बेटा, सुनो, स्विगी, या मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूं, 2 मिनट। इनफैक्ट बेटा स्विगी और जोमैटो के थ्रू भी, स्विगी और जोमैटो के थ्रू भी एक रेस्टोरेंट, एक कैफे, एक ढाबा अपने गुड्स की क्या कर रहा है? सेल कर रहा है बेटा। स्विगी और जोमैटो के थ्रू मेरा एक रेस्टोरेंट है बेटा, मैं भी अपने गुड्स की क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। मेरा एक ढाबा है बेटा, मैं भी अपने गुड्स की क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं, स्विगी और जोमैटो के थ्रू। अच्छा, ओला, उबर, बेटा एक बार बताओ, ओला उबर के थ्रू आप गुड्स की, सामान की सेल नहीं करते हो बेटा, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। कौन सी सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। सामान नहीं बेच रहा हूं बेटा मैं ओला उबर के थ्रू, ओला उबर के थ्रू मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। ओयो पे मैंने अपने होटल को रजिस्टर करवा रखा है बेटा, ओयो पे। तो मैं होटल वाला हूं बेटा, मैं ओयो के थ्रू सामान नहीं बेच रहा हूं, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, अकोमोडेशन की सर्विस। तो बेटा एक बात बताओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनके थ्रू आप गुड्स की सेल कर रहे हो, और एक वो जिनके थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो फ्लिपकार्ट के थ्रू आप गुड्स की सेल करते हो, Amazon के थ्रू आप गुड्स की सेल करते हो, स्विगी जोमैटो के थ्रू आप गुड्स की सेल करते हो। बट ओला, उबर, ओयो, इनके थ्रू आप सामान नहीं बेच रहे हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक फैसिलिटी है, जिसके थ्रू आप अपने गुड्स की सेल कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली। ई वर्ड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली। कंप्यूटर के थ्रू बेटा, मोबाइल के थ्रू आप गुड्स की सेल कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपने गुड्स बेच सकते हो, आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। समझ आया बेटा? अब सुनो ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा। मेरी एक गारमेंट शॉप है बेटा, मेरी एक गारमेंट शॉप है, गारमेंट शॉप है। मैंने क्या करा बेटा, अब धंधा तो बेटा मंदा हो गया कोविड के सिनेरियो में। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने अपनी गारमेंट शॉप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर दिया। मैंने अपनी गारमेंट शॉप को फ्लिपकार्ट पे क्या कर दिया? रजिस्टर कर दिया। ठीक है। तो बेटा मैं सेलर हूं,
मैं कौन हूं? सेलर हूं। मैं वो हूं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सेल करूंगा, अपने गारमेंट्स की सेल करूंगा। तो मैं कौन हूं बेटा? सुनो, एक और पार्टी होती है बेटा, कस्टमर। कस्टमर। तो बेटा मैं, कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर फ्लिपकार्ट की साइट पे जाएगा, सामान को ऑर्डर करेगा, फ्लिपकार्ट मुझसे सामान लेगा और कस्टमर को आगे दे देगा। ठीक है? तो जो सेलर होता है ना, उसे हम नाम देते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहा है अपना सामान बेचने के लिए। तो सेलर यानी मैं, जिसकी गारमेंट शॉप है, उसे कहेंगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने गुड्स की क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। समझ आया? खैर, कॉपी करो बेटा यहां तक। अब बेटा होता क्या है, अब सुनना ध्यान से बेटा। अब इमेजिन करो, कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर फ्लिपकार्ट की साइट पे जाएगा, है ना? फ्लिपकार्ट की साइट पे जाएगा, उसे एक गारमेंट, मेरा वाला गारमेंट उसे पसंद आया, उसने वो ऑर्डर कर दिया। पेमेंट बनती थी 1000 रुपये। तो कस्टमर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट कर दी उस गारमेंट की 1000 रुपये। पेमेंट कर दी बेटा, किसको? फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दी बेटा। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा? फ्लिपकार्ट को पेमेंट रिसीव हुई 1000 रुपये बेटा। आपको वो बेटा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो अपनी कमीशन भी तो काटेगा ना। तो 1000 में से उसने अपनी कमीशन काट ली, सपोज 100 रुपये, तो बचे कितने? 900 रुपये। ये वो पे कर देगा किसको? पार्टिसिपेंट को। पेबल टू पार्टिसिपेंट। ये 900 रुपये वो पे कर देगा पार्टिसिपेंट को। समझ आया बेटा? अब यहां पर सेक्शन 194O क्या कहता है कि जब आप पार्टिसिपेंट को पैसा पे करोगे ना, तो इसमें से टीडीएस काट लेना। जब पार्टिसिपेंट को आप गारमेंट का पैसा पे करोगे ना, तो उसमें से टीडीएस काट लेना। कितने रुपए का टीडीएस है बेटा? कितने परसेंट का टीडीएस है? 1% का टीडीएस है बेटा। तो टीडीएस काट लेना। कितना? 1%। मैंने पूछा 1% किसका? 900 रुपए देने थे, उसका 1%। 9 रुपए का टीडीएस कटेगा। 194 होने का 900 पे नहीं कटेगा। ये देखो 1% कटेगा ऑफ ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट का नहीं, ग्रॉस अमाउंट का। मतलब बेटा पूरे, ये है ग्रॉस अमाउंट बिफोर कमीशन, ये है ग्रॉस अमाउंट। तो 1% कटेगा पूरे 1000 रुपए पे बेटा। यानी 10 रुपए का आप इसमें से टीडीएस काट लेना और पार्टिसिपेंट को नेट कितने रुपए दे देना? 890 रुपए। नेट अमाउंट पेड टू पार्टिसिपेंट। तो 890 रुपए पे कर देना पार्टिसिपेंट को। यह है बेटा आपका 194O। एक दो बातें हैं वो मैं भी आपको बताता हूं, पहले कॉपी कर लो बेटा। तो टीडीएस का रेट कितना है बेटा? 1% है। 1% किसका? आफ्टर कमीशन वाली अमाउंट का या बिफोर कमीशन वाली अमाउंट का? बेटा बिफोर कमीशन वाली अमाउंट का। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट का है, जितने का माल बिका है।
अब सुनो, एक रीडिंग करेंगे, जरा देखो मेरी बात ध्यान से, एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। तो बेटा जो पर्सन ई कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो पर्सन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उसे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहेंगे। एग्जांपल फ्लिपकार्ट, Amazon, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है बेटा? ध्यान से एक बात करेंगे, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। तो बेटा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? वो पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज की सेल कर रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस करी होगी बेटा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट में वर्ड लिखा हुआ है रेजिडेंट। मतलब बेटा ये जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है ना, ये बच्चे रेजिडेंट होना चाहिए, तभी टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। अगर ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट नॉन रेजिडेंट है, टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, 194O के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये रेजिडेंट होना चाहिए। कौन? पार्टिसिपेंट। अच्छा सुनना बेटा, ई कॉमर्स ऑपरेटर में पढ़ो, अ पर्सन लिखा हुआ है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है बेटा, ये रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी। ये कोई भी हो बेटा, फर्क नहीं पड़ता। पार्टिसिपेंट जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए। बेटा समझ आइए सबको? तो पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी हो, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट फर्क नहीं पड़ता। अभी सुनना, काम की बातें हैं बेटा। अब ये देखो, डीम्ड क्रेडिट। अब सुनना क्या कहता है ये कंसेप्ट, इसी का पार्ट है बेटा। डीम्ड क्रेडिट, सुनना बेटा ध्यान से। बेटा अब पता है क्या, लोग भी बड़े चालू हैं बेटा, बड़े चालू हैं। टीडीएस से बचने के प्रोविजंस ढूंढ रहे हैं बेटा। ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और ये है कस्टमर। ये है कस्टमर। सुनना बेटा ध्यान से। बेटा अब पता है, ये जो पार्टिसिपेंट है ना, ये ऑपरेटर से कहता है कि मुझे टीडीएस नहीं कटवाना है, मुझे टीडीएस नहीं कटवाना है, कोई रास्ता खोजो जिससे टीडीएस ना कटे, मेरा टीडीएस ना कटे, मैं किसी तरीके से 194O के प्रोविजन से बच जाऊं। तो ऑपरेटर ने क्या करा, ऑपरेटर ने ना जो पेमेंट गेटवे होता है ना बेटा, जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो जो गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे बेटा, उसने क्या करा, ऑपरेटर ने पेमेंट गेटवे ऐसा बनाया, उसमें ऐसी सॉफ्टवेयर यूज करा जिससे बेटा पता है क्या हुआ, कस्टमर ने पेमेंट गेटवे पे जाके पे करे 1000 रुपए, पेमेंट गेटवे में 1000 दिए, और जब बेटा पेमेंट गेटवे में प्रोसेसिंग हुई ना, तो क्या हुआ, ये 1000 इको की जेब में गई नहीं। इको के कितने बनते थे बेटा, 1000 में से उसके तो कमीशन के ही थे ना 100 रुपए। तो बेटा क्या हुआ,
पेमेंट गेटवे में ऐसा सॉफ्टवेयर आपने डलवाया है कि 1000 दिए कस्टमर ने 1000, लेकिन ऑपरेटर की जेब में गए 100 और पार्टिसिपेंट की जेब में गए बेटा 900। अब देखो, सुनो बेटा, पेमेंट गेटवे ही ऐसा बनाया कि 100 रुपए गए इको की जेब में और पार्टिसिपेंट की जेब में गए 900 रुपए। अब सुनो, क्या 194O अट्रैक्ट होता है या नहीं? तो ये देखो बेटा, 194O क्या कहता है? पेमेंट बाय इको टू पार्टिसिपेंट। यानी बेटा, अगर इको पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा तो 194O आएगा। इको बेटा, इको पार्टिसिपेंट को अगर पे करेगा तो टीडीएस आएगा, बट उसने तो पे करा ही नहीं बेटा। ये 900 रुपए पार्टिसिपेंट को किसने दिए हैं? इको ने नहीं बेटा, ये तो कस्टमर ने दिए हैं इसको। तो बेटा, क्योंकि कस्टमर ने पे करे हैं तो 194O अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि 194O कहता है अगर इको पार्टिसिपेंट को कोई पेमेंट करेगा तो टीडीएस कटेगा 1% का, बट इको ने तो पेमेंट करी नहीं, कस्टमर ने पेमेंट करी है, तो नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194O। तो यहां पर बेटा डीम्ड क्रेडिट का प्रोविजन लाया गया, डीम्ड क्रेडिट का प्रोविजन लाया गया। और बेटा ये प्रोविजन पता है क्या कहता है? ये प्रोविजन कहता है कि ऑल्दो ये पैसा कस्टमर ने पे करा है पार्टिसिपेंट को, लेकिन बेटा इसे माना जाएगा, अज्यूम करा जाएगा कि ये पैसा इनडायरेक्टली इको ने ही पे करा है पार्टिसिपेंट को। बेटा कायदे में तो यही होना चाहिए था ना, कि कस्टमर देता इको को 1000 और इको देता पार्टिसिपेंट को आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एंड टीडीएस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो यही मानेंगे कि 1000 रुपए कस्टमर ने इको को दिए हैं और इको ने पार्टिसिपेंट को दिए हैं। हम ये नहीं मानेंगे कि कस्टमर ने 100 इको को दिए हैं और 900 पार्टिसिपेंट को दिए हैं। हम तो यही मानेंगे कि कस्टमर ने पूरे 1000 इको को दिए हैं और इको ने फिर पैसा आगे किसको दिया है? किसको दिया है बेटा? पार्टिसिपेंट को। तो डीम्ड क्रेडिट कितना माना जाएगा बेटा? 1000, और इस पे बेटा टीडीएस आएगा अंडर सेक्शन 194O एट द रेट ऑफ 1%। पूरे पे टीडीएस आ जाएगा। ऑल्दो बेटा ये इको ने पार्टिसिपेंट को पे नहीं करे हैं, फिर भी माना जाएगा कि ये पैसा इको ने पार्टिसिपेंट को पे किया है। आप बेटा टीडीएस के प्रोविजन से इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ है सबको 194 यहां तक। बाकी बेटा नॉन एप्लीकेबिलिटी है बेटा, एक केस है जब 194O अप्लाई नहीं करता है। क्या केस है बेटा? नो टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194O इन केस ऑफ एनी सम क्रेडिटेड और पेड टू एन पार्टिसिपेंट बीइंग इंडिविजुअल और HUF। तो उन्होंने कहा अगर पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल और HUF है, whose gross amount of such sale or services during the previous year does not exceed 5 lakh, और उसकी सेल 5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करती है, और तीसरा उसने बेटा इको को फर्निश किया है अपना पैन या फिर आधार। तो बेटा सुनो 194A की एक्सेप्शन क्या है? अगर पेमेंट करी गई है इंडिविजुअल HUF को, पहला, दूसरा ग्रॉस सेल लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, 5 लाख से कम है बेटा, और तीसरा पार्टिसिपेंट ने अपना पैन या आधार किसको फर्निश किया है बेटा? इको को। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो 194A में बेटा टीडीएस नहीं कटता है। इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, ग्रॉस सेल
5 लाख या उससे कम की होनी चाहिए और उसने पैन और आधार फर्निश किया हो। ठीक है, ये आपका बेटा 194 था। मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बाकी बच्चे 194 है डिविडेंड्स के ऊपर। ये खैर नया सेक्शन नहीं है, ये ओल्ड सेक्शन ही है बेटा, हमारा रह गया था कवर करने वाला। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी is required to deduct tax on dividend distributed or paid by it to its resident shareholders। तो उन्होंने कहा अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड पे करती है तो उस डिविडेंड पे क्या काटेगी, टैक्स। कौन पे कर रहा है, डोमेस्टिक कंपनी। किसको, रेजिडेंट शेयर होल्डर को। तो उस केस में डिविडेंड पे क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। किस रेट पे, फ्लैट 10% बेटा, 10% पे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, हाउ एवर नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ अ शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल। उन्होंने कहा अगर शेयर होल्डर कौन है, इंडिविजुअल, डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, आपने कैश के अलावा किसी और मोड के थ्रू पेमेंट करी है, और तीसरा अमाउंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट एक्सीड 5,000, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। क्या एक्सेप्शन है बेटा, अगर डिविडेंड किसको दिया जा रहा है, शेयर होल्डर को, इंडिविजुअल को, बाय एनी मोड अदर देन कैश, और एग्रीगेट डिविडेंड 5,000 या उससे कम है, नो टीडीएस। ठीक है, याद कर लेना ये। बाकी द टीडीएस प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू सच डिविडेंड क्रेडिटेड और पेड टू एलआईसी। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, subsidiaries of GIC or any other insurer provided the shares are owned by them or they have full interest in such shares। तो उन्होंने कहा बेटा अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी LIC को डिविडेंड पे कर रही है, किसी GIC को डिविडेंड पे कर रही है, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड LIC और GIC का उन शेयर्स में क्या होना चाहिए, फुल इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा, फुल इंटरेस्ट होना चाहिए, फुल इंटरेस्ट होना चाहिए उन शेयर्स में। ठीक है, और लास्ट बेटा आता है इसमें सेक्शन 197B। ये भी बेटा एक न्यू सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2020। इनफैक्ट बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया, बल्कि बेटा ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, बजट के बाद। मैं आपको बताता हूं बेटा अपना हुआ क्या था, जब कोविड आया था ना पिछले साल, जब फर्स्ट वेव आई थी बेटा, कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी, तो बेटा लोगों के धंधे सब चौपट हो गए थे बेटा, बिजनेसेस तो बहुत इफेक्ट हुए थे बेटा फर्स्ट वेव में। तो बेटा गवर्नमेंट ने ना लोगों को रिलीफ दी। गवर्नमेंट ने लोगों को क्या दी, रिलीफ। गवर्नमेंट ने कहा हम जो आपको पेमेंट करेंगे ना, मतलब जो आपको पेमेंट्स मिलती हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस पे टीडीएस तो कटेगा बेटा, टीडीएस तो कटेगा, बट एक बेनिफिट हम आपको दे देते हैं, लोअर रेट ऑफ टीडीएस कटेगा। मतलब टीडीएस उतना नहीं कटेगा, बल्कि कम रेट टीडीएस का कटेगा। बेटा ये सेक्शन अप्लाई करेगा फ्रॉम 14th May 20 टू 31st March 21। तो इसका मतलब इस पीरियड के बीच में, बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पीरियड के बीच में अगर सेक्शन 193 में, 194 में, 194A में, सी में, डी में, बेटा ये सब पढ़े हुए हैं, डी ए में, ई में, एफ में, जी में, एच में, आई में, आई ए, आई बी, जे, एल ए, एम, ओ, इन सेक्शंस में बेटा ध्यान से सुनना, अगर इस पीरियड में इन सेक्शंस के तहत
आपको बेटा कोई पेमेंट हुई है तो उस पे उतना टीडीएस नहीं कटेगा जो उन सेक्शंस में स्पेसिफाइड है, बल्कि उसका 3/4 कटेगा बेटा। मैं अभी समझा देता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। सुनो, ये देखो, ये देखो बेटा 193। बेटा उन्होंने क्या कहा कि 14 मई 2020 से लेके 31 मई 21 के बीच में अगर सेक्शन 193 में कोई पेमेंट हुई है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, तो टीडीएस बेटा, ये देखो टीडीएस कितना है, 10%। 10% नहीं कटेगा बेटा, बल्कि 10% माइनस 3/4 ऑफ 10% कटेगा बेटा। तो अगर मैं पूछूं 10% का 3/4 कितना हुआ, तो 10% का 10% का 3/4 आपका टीडीएस कटेगा 10% का 3/4, तो 10 का 3/4 हुआ 7.5% का टीडीएस कटेगा बेटा सेक्शन 193 में। तो एक बात याद रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की पेमेंट हुई 1 अप्रैल से लेके 13 मई तक तो 10%, 14 मई से 31 मार्च के बीच में हुई तो 7.5% बेटा। ये रिलीफ दिया गया है ड्यू टू कोविड। और ये बेटा, ये जो 3/4 वाला पॉइंट है ना, ये बेटा इसमें भी एप्लीकेबल है 194A में बेटा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, डी में है, डीए में है, ई में नहीं है, ई में है, जी में है, एच में है, आई में है, आई ए में है, आई बी में है, जे में है, एल ए में है, एम में है, एम में है बेटा, एन में नहीं है, कैश विड्रॉल पे उसमें नहीं है, ये ओ में है बेटा, ओ में है। तो जितना जितना रेट इन सेक्शंस में स्पेसिफाइड है ना, टीडीएस कटेगा उसका 3/4 पक्का। जैसे 194 ओ में बेटा, 194 ओ में मुझे बताओ कितना स्पेसिफाइड था, 1% ना, तो 1% नहीं कटेगा बेटा, 1% का 3/4 कटेगा, मतलब 0.75% कटेगा अगर पेमेंट 14 मई से 31 मार्च के बीच में हुई है। ठीक है, तो जितना रेट इन सेक्शंस में स्पेसिफाइड है उतना नहीं कटेगा, उसका 3/4 कटेगा अगर पेमेंट 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में हुई है। अगर 14 मई से पहले हुई है तो पूरा कटेगा बेटा। यह है आपका सेक्शन 197B। ये इंसर्ट किया गया था टू ईज या टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स, टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग कोविड, ताकि उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थी जो टीडीएस चैप्टर से रिलेटेड थी। बाकी बेटा इस चैप्टर पे एक लेक्चर अभी और है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पक्का क्लियर हुआ? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।